सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो मीस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर लंगो ने जिया अंपायर के प्रिंस के वाइफ से फोर्सफुली सारी बातें निकलवा ली थी, जहां पर उसे पता चलता है कि आखिर कैसे जियाओ कंट्री बाकी के दो कंट्रीज की दुश्मनी का टारगेट बन चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि नंगजॉन के जाने के बाद यहाँ पर तांग यानी कि उस प्रिंस के वाइफ ने एक लेटर को लिखकर रेडबर्ड के जरिए प्रिंसेस वॉरियर को सब कुछ बता दिया था। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ पर प्रिंसेस वॉरियर को असल में जाओ कंट्री के एम्प्रेस ने गोद लिया था। साथ ही हमें यहाँ पर प्रिंसेस के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि उसने रोंग स्टेट के जो सेकंड प्रिंस है उससे शादी से इनकार कर दिया था। इसी वजह से जाओ स्टेट पर रोंग स्टेट बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एम्प्रेस यहां पर जिया वॉर्नियर को उस कंट्री से दूर भेज देती है, लेकिन फिर अपनी मदर की मौत की वजह से यहां पर प्रिंसेस वॉर्नियर को वापस आना पड़ा और अब यहां पर वो अपने माँ के कातिलों को सबक सिखाने आई है। साथ ही वो यहां पर वुडू मास्टर से भी अपना बदला लेना चाहती है। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जियाओ स्टेट के आसपास कुछ असैसिन्स आ चुके हैं जो कि वेस्ट की तरफ से ही भेजे गए हैं और वो लोग यहाँ पर जिया वॉरियर को ही मारने के लिए आए हैं। और अब आगे तो हमारी इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर प्रिंस वॉर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सो रहा होता है, लेकिन तभी किसी बुरे सपने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है कि तभी यहाँ पर नंगजॉन आ जाता है और आते साथ ही यहाँ पर प्रिंस को मेडिसिन सर्व करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस को यादवान आ जाता है कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था। जहां पर जैसे ही वो रेडबर्ड उस पर अटैक करने वाली थी, हम देखते हैं कि यहाँ पर नंगजॉन आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर जैसे ही प्रिंस को ये सब कुछ याद आ जाता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नंगजॉन का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर नंगजॉन प्रिंसेस सवाल करने लगता है कि आपके इस मैंशन में बहुत से मिस्ट्रीज और मास्टर्स दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सभी से छुपा कर रखा गया है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो 20 दिन पहले का पास्ट बताना शुरू कर देता है, जहां पर प्रिंस बताता है कि 20 दिन पहले हमने जो कुछ भी किया, हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। जिस पर यहां पर नंगजॉन पूछने लगता है कि एक बात बताओ, तो फिर आखिर तुम लोगों ने उसे जान से क्यों मारा? जिस पर हम देखते हैं कि वो बताने लगता है कि हमारे पास बहुत ही दशकों बाद एक ऐसा सुनहरा चांस आया जिसके जरिए से हम जिन किंगडम और रोंग किंगडम के बीच में पीस कायम कर सकते थे, जिससे हमारा जियाओ स्टेट भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में रह सकता था। दोनों ही कंट्री के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हमारी एम्प्रेस की वजह से बर्बाद हो गया। माना कि जिया वॉर्नियर इस शादी से राजी नहीं थी, लेकिन एम्प्रेस को तो समझना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी का साथ दिया, जबकि वो तो उनकी बायोलॉजिकल बेटी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी खुशी के लिए हमारी इस पूरी कंट्री को ऐसी ट्रेजेडिक सिचुएशन में डाल दिया। और यहाँ पर नैंगजैन कहने लगता है कि अच्छा, तो ये सब जिया वॉर्निया के वेडिंग से रिलेटेड है। जिस पर प्रिंस भी हाँ में जवाब देता है और फिर आगे बताता है कि यहाँ पर इस बड़े हमले की प्लानिंग 1 महीने पहले तक ही इन लोगों ने कर ली थी, जिसके बाद जिन किंगडम के लोगों ने शैतानी ताकतों का यूज़ करते हुए हमारी एम्प्रेस को मारना चाहा, जो कि यहाँ पर इस कंट्री में डिजास्टर लेकर आई थी। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नैंगशार चौंक जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम लोग अपने फैमिली मैटर में ऐसे ईविल एनर्जीज को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो? जिस पर हम देखते हैं कि वो प्रिंस कहने लगता है कि हमें खुद गॉड रिलम से ये ऑर्डर मिला था कि हम हमारी ओल्ड एम्प्रेस को यहाँ पर रास्ते से हटा दें। साथ ही बाकी के स्टेट्स ने भी हम पर दबाव बनाया, वरना वो लोग हमें भी उनके साथ ही जान से मार देते और इसी वजह से हमें जिन किंगडम का साथ देना पड़ा। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि उस वॉर के बाद से यहाँ पर जिन किंगडम ने यहाँ पर जियाओ कंट्री और उसके लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी ले ली है। इसीलिए लैंगट्रॉन पूछने लगता है कि लेकिन तुम लोगों ने इस काम को कैसे किया? जिस पर वो बताने लगता है कि जिस रात ये हमला हुआ था, उस रात ये लोग अपने साथ एक कैरेज में बड़े से पपेट को ले आए थे। साथ ही यहाँ पर एक वुडू मास्टर भी आया हुआ था, जो कि यहाँ पर उस पपेट को गॉड कहकर पुकारता था और जिन किंगडम के लोग भी उसे बहुत ही ज्यादा मानते थे। जिसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर बहुत से स्पेल्स को कास्ट किया, जिससे वो पपेट यहाँ पर दोबारा से जिंदा हो गई और अपनी ईविल एनर्जी का यूज करते एम्प्रेस के रूम में एंटर हो गए और उनका काम तमाम कर दिया। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रिंस कहने लगता है कि लेकिन चाहे जो हो जाए, हर कोई बस मुझे ही जज करेगा, लेकिन मैंने वही किया जो कि हमारे इस किंगडम के लिए बेहतर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नंगजॉन यहाँ पर प्रिंस से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप पेट्रोलिंग पर जा रहे हैं, तो क्या मैं आपके साथ चलूं? मैं वहां पर आपको प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। जो सुनकर प्रिंस भी खुश हो जाता है। इसी दौरान नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके साथ शाओये भी सुबह सुबह पेट्रोलिंग के लिए आ जाती है, जहां पर प्रिंस इन दोनों को जियाज हॉल के बारे में बताने लगता है,
जो कि हमारे इस इंपीरियल सिटी की एक सीक्रेट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर दशकों की हिस्ट्री जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ जानने को मिल जाएगा जो कि तुम जानना चाहते हो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नैंगशान की आंखें चमक उठती हैं। कहीं ना कहीं इसके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद मेरे दिल में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब मुझे यहाँ पर मिल जाए। जिसके बाद नैंगजॉन कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। जिस पर प्रिंस बताने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन जाओ कंट्री ने इस जगह को 100 साल पहले ही खोज लिया था। इसी वजह से इस जियाज हॉल में कुछ ऐसे ईविल एनर्जीज भी हैं जो कि किसी का भी जान ले सकते हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे कीफिंग लेक को दिखाने लगते हैं। और यहाँ पर वो प्रिंस आगे बताने लगता है कि हमारी ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये धीरे धीरे कर मरती जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नांगजॉन यहाँ पर वुजू चैन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो प्रिंस बताने लगता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल विचक्राफ्ट यूज़र हैं और ऐसा कह सकते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारी ये कंट्री भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिस पर हम देखते हैं कि शाओ ये आगे आते हुए कहने लगते हैं कि लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बस किसी एक इंसान की लाइफ पर पूरी कंट्री का फेथ कैसे निर्भर हो सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नैंगजॉन उसे सर पर मारकर चुप करा देता है। इसी दौरान वो प्रिंस आगे बताने लगता है, कुछ दिनों बाद यहाँ पर वो रेड फिनिक्स बर्ड भी आ चुका था, जो कि आते जाते हमारे इस जाओ कंट्री पर बिना सोचे समझे अटैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वुडू मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो फिनिक्स बर्ड भी यहाँ पर ओनरलेस था और उसने अपनी मर्जी से ही यहाँ पर अटैक किया था, जिस वजह से वो वुडू मास्टर भी हेवीली इंजर्ड हो चुका था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि आते साथ ही प्रिंस को मैसेज देते हुए कहता है कि यहाँ पर जनरल सॉन्ग आ चुके हैं। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नंगजॉन वहाँ पर शाओये को लेकर आगे जाती है और कहने लगता है कि मैं मेरे लिटिल सिस्टर के साथ इस पूरी जगह की पेट्रोलिंग करना चाहता हूँ। इसी दौरान वो प्रिंस पूछने लगता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, जिस पर यहाँ पर शाओये कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी नैंगशन उसका मुंह बंद कर देता है और कहने लगता है कि कुछ खास नहीं, हम दोनों मिलकर तो बस एक छोटे मोटे घोस्ट को वहां से प्योरीफाई कर रहे थे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। जो कहते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रिंस को इन पर शक हो जाता है। जिसके बाद शाओये यहाँ पर पानी में देखते हुए कहने लगती है कि सभी लोग इस एम्प्रेस से बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, न जाने वो कितनी ज्यादा ताकतवर होगी। जिस पर नैंगजॉन कहने लगता है कि अगर तुम भी प्रैक्टिस करो तो मुझे यकीन है कि तुम भी उसके लेवल तक पहुंच सकती हो। जो सुनकर शाओये यहाँ पर नंगजन से पूछने लगती है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी इनर स्पिरिट क्या है। जिस पर हम देखते हैं कि जैसी वो इनर स्पिरिट का नाम लेती है, नंगजन को वही ट्रॉमा हिट होता है जहां पर उसकी पास्ट लाइफ में उसने देखा था कि उसके मास्टर ने उसके पेट में एक खंजर को डालकर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नंगजन खो जाता है और शाओये उसे जगाने में लग जाती है। इसी दौरान जैसे शाओये को नंगजन बताने लगता है कि असल में मेरी जो इनर स्पिरिट है वो अब नहीं रही। जिस पर शाओये हैरान जाती है और कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो इनर स्पिरिट है वो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास इनर स्पिरिट ही नहीं है या तुम उसे देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कि तभी यहाँ पर नंगजन कहने लगता है कि हाँ, इसका मतलब ये कि जो मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है वो पूरी तरीके से ब्रोक हो जाएगा और बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह जाऊंगा। जिस पर शाओये उसकी फिक्र करते हुए कहने लगती है कि फिर तो तुम्हें हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या इशू है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मास्टर को दिखाया जाता है जहां पर 1 ईयर से कहने लगता है कि अब जबकि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर इसके नीचे कितना पावरफुल मॉन्स्टर छिपा हुआ है, तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हें अपनी जिद छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो कि तुम्हारी माँ का हुआ था। जिस पर 1 ईयर कहने लगती है कि आपको क्या लगता है कि क्या मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर जाओ कंट्री पे जो मैनमेड फ्लड आया है, आपको क्या लगता है कि क्या मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है। जिस पर उसका मास्टर कहने लगता है कि जिस मॉन्स्टर की बात हम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारा फेथ उसी से जुड़ा हुआ है और कोई भी उसे नहीं रोक सकता। जिस पर हम देखते कि 1 ईयर से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जो सुनकर यहाँ पर वो मास्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि हमारी जो इंपीरियल सिटी है वो हमारी आखिरी उम्मीद है, और ये मत कहना कि तुम अपनी माँ की बदले के लिए इस पूरी जाहू कंट्री को ही दाव पर लगाने वाली हो। मत भूलो कि अगर इंपीरियल सिटी का कोई ऑनर ही नहीं बचेगा तो उस मॉन्स्टर को कभी कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस पर जाओ 1 ईयर कहने लगती है कि मैं जाओ कंट्री में वापस जा रही हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो कुएं में कूद जाती है कि तभी यहाँ पर पीछे से एक सर्वेंट आने लगता है और आते साथ ही कहने लगता है कि मास्टर वो चीज गायब हो चुकी है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो मास्टर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वहां पर घबराते हुए जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें नंगजन को दिखाया जाता है जहां पर वो इस कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानकर कहने लगता है कि अच्छा, तो ये है इस कंट्री का ट्रू फाउंडेशन। जिस पर शाओये उससे कहने लगती है कि ब्रदर मुझे एक बात बताओ, जैसा कि लेजेंड से हम सुनते आए हैं कि
उस कहानी के मुताबिक जिस जमीन पर हम आज खड़े हुए हैं उसके नीचे वो मॉन्स्टर कैद है। क्या हो अगर वो मॉन्स्टर आजाद हो जाए। यहाँ पर ये दोनों ये बात कह ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से एक फ्लाइंग कैरेज के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बैठकर जा रही थी, जिसे देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसी उसकी नजर भी उस लड़की पर जाती है तो वो उसके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में इस लड़की का नाम लियू डियाजिया है, जिसे कि सभी लोग यहाँ पर लॉर्ड लुफेंग के नाम से उसे पुकारते हैं। यहाँ पर हम उसी रेडबर्ड को देखते हैं जहाँ पर वो सभी पर नजर रखी हुई थी, जिसे कि वो लड़की भी नोटिस कर लेती है और फिर वो लोग अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर वो आते आते ही यहाँ पर जनरल सॉन्ग से कहने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द उस हॉन्टेड इलाके पर ले चलो। जो सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर इस बात से खुश नहीं होता। इसी दौरान हमें वापस से नंगचन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शावी से बताने लगता है कि असल में जिससे अभी हमने देखा ये जरूर आउटसाइड वर्ल्ड की कोई इमोर्टल मॉन्स्टर होगी, जो कि शायद यहाँ का जायजा लेने के लिए आई है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बूढ़े मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बैम्बू स्क्रोल को ओपन करता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही उसका सर्वेंट ये सुनता है तो वो कहने लगता है कि पर जियान तंगजान तो हमारे स्टेट में मौजूद ही नहीं, तो आखिर वो हमारे मामले में कैसे इंटरफेयर कर सकता है। जिसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इन लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर फॉरेन कंट्री में से एक इमॉर्टल मास्टर यहाँ पर आ चुकी है, और जो बताते साथ ही वो बूढ़ा मास्टर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर उन्हें तो असैसिन्स के बारे में पूछना शुरू कर देता है, जिस पर उसका सर्वेंट बताने लगता है कि हाँ वो दोनों अपने काम पर लग चुके हैं, और जैसे ही याओ ऑनर इस कंट्री के बाहर कदम रखेगी तो वो सारे असैसिन्स उसका काम वहीं पर तमाम कर देंगे। जिस पर वो बूढ़ा मास्टर कहने लगता है कि हाँ इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कि तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर वो मेरे सामने ही आ जाए और मैं उसका काम यहीं पर तमाम कर दूं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर वानियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी कुएं के अंदर होती है, जो कि तेजी के साथ पानी की गहराइयों में जा रही होती है, और उसके रास्ते में बहुत से ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे होते हैं, जिनका कि वो बहुत ही अच्छे से सामना करते हुए आगे बढ़ती है। इसी दौरान वो पानी के बहुत ही गहराइयों में पहुंच जाती है, जहां पर एक बड़ा सा जायंट स्टैचू उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ वर्नियर यहाँ पर नहीं रुकती, तो अपने उसी अम्ब्रेला का यूज करते साथ ही उसे चकमा देकर इसके नीचे से रवाना हो जाती है। जिसके बाद उसके सामने एक जायंट सा गेट होता है, जो कि यहाँ के पानी को अंदर जाने से रोक रहा था। साथ ही उस पर बहुत से स्पेल्स भी लगे हुए थे, ताकि कोई बाहरी इंसान आकर यहाँ पर इंटरफेयर ना कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ वर्नियर उसके अंदर एंटर हो जाती है, जो जगह पूरी तरीके से ड्राई थी। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये जगह असल में इंपीरियल सिटी का अंडरग्राउंड पैलेस है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ वही बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने मौजूद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जाओ वर्नियर उस जगह पर कदम रखती है तो वहाँ पर जो बेड़ियां थी उनमें हलचल होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही जाओ वर्नियर यहाँ पर उस मॉन्स्टर के करीब जाकर खड़ी हो जाती है, हम देखते हैं कि अपने सामने किसी के प्रेजेंस को फील करते साथ ही वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोल लेता है। और जैसे ही वो जिया वर्नियर को अपनी नजरों के सामने देखता है, उसे उसका बचपन याद आता है, और फिर वो कहने लगता है कि छोटी बच्ची ये तुम ही हो। लेकिन हम देखते हैं कि जिया वार्नियर यहाँ पर उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। वो उससे कहने लगती है कि तुमसे मिले काफी टाइम हो गया, जिसे सुनकर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सालों से यहाँ पर कैद था। जिसके बाद जिया वार्नियर अपनी मदर का पूछने लगती है, और जो सुनते साथ ही यहाँ पर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन सारी भेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स लगे थे वो उसे यहाँ पर कंट्रोल करने में लग जाती हैं, और फिर वो मॉन्स्टर गुस्से भरी आवाज में कहने लगता है कि तुम्हारी मदर के साथ जो कुछ भी हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, तुम भले ही उसकी बेटी हो लेकिन तुम उसके जितनी पावरफुल नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम सारी जिंदगी भी लगा दो प्रैक्टिस करने में, लेकिन तुम फिर भी अपनी मदर के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ वर्नियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और फिर वो घूरते हुए इस मॉन्स्टर से कहने लगती है कि लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और तुम अब तक नहीं समझ पाए कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। जिस पर वो मॉन्स्टर भी गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलने आई हो। कि कहते साथ ही वो अपनी आंखें बंद करने लगता है, कि तभी यहाँ पर जिया वार्नियर कहने लगती है कि मैं यहाँ से तुम्हें आजाद कराने के लिए आई हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी डिमोनिक ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रेजर्स जो कि यहाँ पर उसके पाव को सप्रेस करने में लगे हुए थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद हम वर्नियर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने शील्ड से खुद को उस डेमोनिक ऑरा से बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर गुस्से भरी निगाहों के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ, जिसे कि तुम यहाँ से आजाद करने का सोच रही हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि उसके पावर से ही जिया वार्नियर पीछे की तरफ धकेली जाती है, और फिर वो कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, तुम बस एक ऐसे मॉन्स्टर हो जिसे कि यहाँ पर ट्रैप करके रखा गया है,
और वो मेरी हेल्प के बगैर यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जिस पर वो मॉन्स्टर वहाँ की बेड़ियों को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मैं वो मैसेंजर हूँ जिसे कि गॉड ने यहाँ पर धरती पर भेजा था और तुम लोगों ने जिसे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। जिस पर जिया वर्नियर कहने लगती है कि यहाँ पर ये जो 6 पैलेस ऑफ डेस्टिनी है उसी में ही तुम्हारी 6 सोल्स को कैद करके रखा हुआ है और अगर मैं चाहूँ तो उनमें से एक को इसी वक्त आजाद करके तुम्हें लौटा सकती हूँ। जो सुनकर उस मॉन्स्टर की आंखें चमक उठती हैं और वो यहाँ पर एक ईविल स्माइल देते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास वो चाबी मौजूद है जिससे कि इन्हें आजाद किया जा सकता है। जिस पर वर्नियर बताने लगती है कि मेरे पास 6 में से 4 चाबियां मौजूद हैं। जिस पर वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो, क्योंकि मैं वो जीव हूँ जो एक बार आजाद हो जाए ना तो पूरे इलाके का नक्शा बदल कर रख सकता है। जिस पर जियान उसे चिढ़ाते हुए कहने लगती है लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसे इतना पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर कैद होकर रह गया है। जिस पर वो मॉन्स्टर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुम जानती हो कि अगर तुमने मुझे एक बार आजाद कर दिया तो मैं अपने बाकी के सोल्स को भी यहाँ से अपने आप ही आजाद कर लूंगा। तुम मेरे जैसे एक मॉन्स्टर की मदद क्यों करना चाहती हो। जिस पर जिया वर्नियर अपने पीछे से एक चीज को निकालते हुए कहने लगती है मुझे बस तुम्हारी पावर चाहिए जिसकी मदद से मुझे अपना बदला लेना है। यहाँ पर जिया वर्नियर के इसे एक खतरनाक से लुक के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।